नमस्कार साथियों, एबनॉर्मल लेबर कंडीशंस को ही अपन कंटिन्यू करेंगे आज के लेक्चर में भी। कल स्टार्ट की गई थी, कंडीशंस को लेकर बात हुई भी थी। जैसा बताया गया था, काफी सारी स्मॉल कंडीशंस इसमें इन्वॉल्व होती हैं। टू द पॉइंट अपने को बातें करनी है और बनने वाले एमसीक्यूज को लर्न करना है। कल के लेक्चर में आपको इंफॉर्मेशन दी गई प्रोलॉन्ग लेबर, ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर के बारे में, प्रेसिपिटेट लेबर के बारे में। आज बात करेंगे ऐसी ही एक और स्मॉल कंडीशन की। सामने बोर्ड पर अवेलेबल है हेडिंग प्री टर्म बर्थ, या अपन बात करें प्री टर्म लेबर, उसको लेके बात करेंगे क्या नेचर होता है और यहां से हमारे लिए क्या एमसीक्यू अवेलेबल है। आते हैं सबसे पहला सवाल जो बहुत कॉमन बनता है, उसके बारे में जानकारी आपको पहले दी गई है, उम्मीदें होगी भी, और वो ये कि प्री टर्म बर्थ की रेंज क्या है। प्रेगनेंसी में गैस्ट्रेशनल के कितने वीक से कितने वीक तक की टाइम ड्यूरेशन को प्री टर्म में इंक्लूड किया जाता है। गटपाल के समय मैंने आपको बताया था, ईएसआईसी में वो सवाल भी आया था। रेंज थी 22 टू 37। सिंपल लैंग्वेज में बोल देते हैं कई बार 37 वीक से पहले कभी भी जन्मा, लेकिन कभी भी नहीं, एटलीस्ट वायबिलिटी क्रॉस किया हो, और वायबिलिटी क्रॉस होती है अपने पास इंटरनेशनल लेवल पे 22 वीक पे। आते हैं ऐसी ही बातों को लेकर के कंटिन्यू अपने इस लेक्चर में प्री टर्म बर्थ, जहां सबसे पहले अबाउट के अंदर इंफॉर्मेशन दी जाएगी। पहला सवाल 100% इसी चीज से है कि प्री टर्म की रेंज क्या है, और वो रेंज हम सभी को पूरे कॉन्फिडेंस से याद है, तो वो अपने पास 22 टू 37 वीक। जहां इसका एक्सप्लेनेशन दोबारा दिया जाए तो बात होती है 37 और 37 से पहले जन्मा, शर्त यह हो कि वायबिलिटी भी क्रॉस किया हो, जो क्रॉस होती है 22 वीक पे। आगे बात करें प्री टर्म लेबर में कैरेक्टर क्या होते हैं, तो हल्की सी बात है, लेबर के आगे प्री टर्म लगा दिया, तो जो लेबर के कैरेक्टर हैं वो समय से पहले आ जाएं तो वो प्री टर्म लेबर है। लेबर के कैरेक्टर मतलब लेबर का नाम दिया गया कॉन्ट्रैक्शन, लेबर में होता है सर्वाइकल डायलेशन, सर्वाइकल इफेसमेंट। ये सारे चेंजेस जो लेबर में होते हैं वही सारे यदि समय से पहले हो जाएं तो प्री टर्म लेबर कहलाते हैं। सवाल की गुंजाइश यहां पे नहीं है क्योंकि कैरेक्टर लेबर पेन में पढ़ लिए गए हैं। कुछ प्रैक्टिकल सिम्टम्स होते हैं जिन्हें आपको बताऊं। हमने देखा कि लेबर पेन की स्टार्ट होता था बैक एक्स से, फॉल्स पेन होते थे एब्डोमेन से, और ट्रू वाले बैक से। तो यहां भी प्री टर्म है तो बैक से स्टार्ट करेंगे। और वेजाइनल डिस्चार्ज जो शो के रूप में देखा गया था यहां भी दिखाई देगा। तो प्री टर्म लेबर के कैरेक्टर में ऐसा कुछ भी नया नहीं है जो आपको बताया जाए, वो सारे वही कैरेक्टर हैं जो एक्चुअल लेबर में आपको डिलीवर करवा दिए गए थे। नोट डाउन करना चाहूं उन्हें तो वो कैरेक्टर होते हैं अपने पास, लेबर का नाम कॉन्ट्रैक्शन से आने वाला रिजल्ट सर्वाइकल डायलेशन, से पहले होने वाली कंडीशन इफेसमेंट, और स्टार्ट होने का नेचर बैक एक्ट। ये सब कुछ बेसिक कैरेक्टर होते हैं जिन्हें आप इन्वॉल्व कर सकते हैं, आपको पढ़ाया भी गया लेबर के अंदर। तो प्री टर्म लेबर से पहला सवाल सिर्फ इसकी रेंज को लेकर के है, कैरेक्टर में वो सभी शामिल हैं जो प्रीवियसली आप लोगों के साथ डिस्कस किए गए हैं। बात करें इसमें आगे तो अब बनेगा अपने पास सवाल का जुगाड़। हमें तो रहना पड़ता है हमेशा तैयार जब अपने पास आने वाला हो परीक्षा का सवाल, और वो सवाल इसकी ईटियोलॉजी से है। वैसे तो इसकी ईटियोलॉजी मल्टीपल फैक्टर पे डिपेंड बताई गई है, पर एग्जैक्ट और मोस्ट कॉमन के लिए अपन सवाल लेकर के आएंगे। आते हैं इसके पॉसिबल कॉज पे, तो उसका प्रेजेंटेशन यहां पर देखें। कई सारी कंडीशंस को रेस्पॉन्सिबल माना गया है प्री टर्म लेबर के लिए, फैक्टर एसोसिएटेड विद प्री टर्म लेबर, चाहे वो मल्टीपल प्रेगनेंसी हो, फर्टिलिटी ट्रीटमेंट हो, स्मोकिंग हो, इन्फेक्शन हो, पीआरओएम हो, मिसकैरेज, डेसिडबल हेमरेज, मैटरनल स्ट्रेस, प्रीवियस हिस्ट्री, ये सारे मल्टीपल फैक्टर हैं। तो एज ए कंटेंट
एक्सप्लेनेशन के लिए इन सब को आप सामने देख सकते हैं, लेकिन सवाल जब मोस्ट कॉमन का आएगा तो उसके लिए सुनने के लिए आप तैयार हो जाइए। प्री टर्म लेबर का मोस्ट कॉमन कॉज, तो मोस्ट कॉमन कॉज किसे माना गया है? तो वो इन्फेक्शन बताया गया है। और इन्फेक्शन भी ऐसा नहीं आंख का, नाक का, कान का, पेट का, मुंह का, छाती का हो गया। इन्फेक्शन होता है, नाम है कोरियो एमनियोनाइटिस। जैसा कि पता है इन्फेक्शन में आइटिस लगाते हैं इन्फ्लामेशन में, और आइटिस लगा रहे हैं आप कोरियोन एमनियोन के। वो एमनियोन कोरियोन जो फीटल मेम्ब्रेन के नाम से जाना जाता था, उनमें यदि इन्फ्लामेशन होगी तो डैमेज होगा। एमनियोन कोरियोन अपने अंदर कई प्रकार के प्रोस्टाग्लैंडिन का सिंथेसिस करते हैं, सब पढ़ा है अपन लोगों ने। एमनियोन कोरियोन के अंदर नेचुरल प्रोस्टाग्लैंडिन पाए जाते हैं, और उनमें इंफ्लामेटरी डैमेज होगा तो प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज होगा, और रिलीज होगा तो लेबर समय से पहले स्टार्ट होगा। तो आइए करें बात सिर्फ सवाल को लेके। सवाल है कि मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ प्रीटर्म लेबर, जवाब है इन्फेक्शन, नाम है कोरियो एमनियोनाइटिस। सामने बोर्ड पर तो आपको मेंशन करवाया गया, आपने बोला कि बताइए हमें मोस्ट कॉमन कॉज, तो जवाब देना है आपको इन्फेक्शन। और वो इन्फेक्शन कौन सा है? वो कोरियोन एमनियोन का है, नाम देंगे कोरियो एमनियोनाइटिस। ऐसा होने से इनमें इन्फ्लामेटरी डैमेज होगा, और डैमेज होने से प्रोस्टाग्लैंडिन निकलेगा, जिससे समय से पहले कॉन्ट्रैक्शन शुरू हो जाएगा। कोरियो एमनियोनाइटिस मोस्ट कॉमन कॉज प्री टर्म लेबर का। नेक्स्ट वन, यहां पे रोल बताता हूं मैं एक और वो रोल अपने पास आता है एक स्पेसिफिक प्रोटीन का। प्रोटीन फीटल फाइब्रोनेक्टिन, FFN। एक प्रोटीन है अपने पास में फीटल फाइब्रोनेक्टिन। जिस प्रकार ह्यूमन बॉडी में प्रोटीन रेस्पॉन्सिबल होता है स्ट्रेंथ और मजबूती के लिए, उसी प्रकार प्रेगनेंसी में प्लासेंटा को यूट्रस की दीवार से अटैच करने के लिए, प्रेगनेंसी में प्लासेंटा को यूटेराइन वॉल से अटैच करने के लिए, जोड़ने के लिए मजबूती से एक प्रोटीन होता है फीटल फाइब्रोनेक्टिन, जो बताता है कि अच्छा अटैचमेंट है। यदि बाय चांस ऐसा हो जाए कि वो अटैचमेंट लूज हो जाए, मतलब फीटल फाइब्रोनेक्टिन वहां पर नहीं पाया जाए, तो वो फीटल फाइब्रोनेक्टिन वहां से रिलीज होकर के मैटरनल ब्लड में मिलता है। मैटरनल ब्लड में यदि फीटल फाइब्रोनेक्टिन प्रोटीन का लेवल ज्यादा मिले, मतलब ये जहां होना चाहिए था वहां नहीं है, होना चाहिए था बच्चे के पास, प्लासेंटा के पास, मिल रहा है मदर के पास, वहां नहीं है, मतलब वहां पे डैमेज हुआ है, और डैमेज हुआ है तो लेबर समय से पहले शुरू हुआ है। तो सवाल बन सकता है फीटल फाइब्रोनेक्टिन प्रोटीन का लेवल प्री टर्म लेबर में कितना होता है? तो जवाब देंगे इंक्रीज। तो यहां सामने लिखता हूं मैं कि कंडीशन आ जाएगी इंक्रीज FFN, जहां पे FFN का मतलब क्या होता है? फीटल फाइब्रोनेक्टिन, एक ऐसा प्रोटीन जो जिम्मेदार है प्लासेंटा को यूट्रस की दीवार से चिपका करके रखने के लिए। वो वहां की जगह मदर के ब्लड में ज्यादा दिखने लगे, मतलब अटैचमेंट लूज हो गया, प्लासेंटा डिटैच हो गया और लेबर समय से पहले शुरू हो गया। दैट्स इट। इसके बाद अपने पास बात करें, यदि प्रीटर्म लेबर वाली कंडीशन है तो उसके लिए WHO रिकमेंडेड फिक्स इंटरवेंशन है, जिन्हें आपको लर्न करना है। और वहीं पर अपने को 2 इंपॉर्टेंट MCQ और मिलेंगे। बहुत अच्छा होता है जब 10-5 मिनट के एक स्मॉल कंडीशन से एटलीस्ट 4 MCQ हमारे पॉकेट में होते हैं, तो अच्छा रहता है कि इसका वेटेज भी 15 मिनट में 4 सवाल की औकात रखने का होता है। अगले 2 MCQ आपको भी दिखाई देंगे अपने प्रीटर्म लेबर के इंटरवेंशन वाले सेगमेंट से। कुछ इंटरवेंशन है, उनकी लिस्ट सुने। प्रीटर्म लेबर है मतलब लेबर के कैरेक्टर तो आ गए हैं,
जिस प्रकार कल प्रेसिपिटेट में भी बात कर रहा था मैं कि उस लेबर को रोकने के लिए आपने टोकोलाइटिक दिया था, लेकिन देते समय भी दिमाग में यह चल रहा था कभी भी डिलीवरी हो सकती है, तो डिलीवरी के लिए भी तैयारी करनी थी। इसी प्रकार प्रीटर्म लेबर को रोकने के लिए भी अपन दवाइयां देंगे, लेकिन यहां भी हमें डर लगेगा कि नहीं रुकेगा और हो जाएगा। तो ऐसा डर जब भी है सतत, तो फीटल मैच्योरिटी के लिए कॉर्टिकोस्टेरॉइड बीटा मिथोसोन नंबर 1 पे आ जाता। तो उसी गाइडलाइन को यहां फॉलो किया गया है कि पहले आप प्रिवेंशन करें फिर आप मैनेजमेंट करें। तो प्रिवेंशन क्या किया कि यदि डिलीवरी हो गई, यदि लेबर हो गया, तो बच्चा एंडोक्राइन इमैच्योर ना रह जाए, इसलिए पहले ही मदर को आईएम इंजेक्शन लगाएं, उसके बाद इसे रोकने का प्रयास करें। तो जनरल इंटरवेंशन सुनते हैं क्या क्या है। जनरल इंटरवेंशन की कैटेगरी में शामिल है कि आप सबसे पहले क्या करें, एडमिनिस्टर स्टीरॉइड, इसका नाम बीटा मिथासोन है। फिर आप कर सकते हैं मदर को डिलीवरी के लिए ट्रांसफर टू हॉस्पिटल, कि भैया रुक गई तो अच्छी बात है, घर भेज देंगे, नहीं रुकेगी तो कम से कम हॉस्पिटल तो हो। रोकने के लिए दवा दी आपने, टोकोलाइटिक थेरेपी प्रयास कर रहे हैं। ना केवल टोकोलाइटिक, आपने और भी दे दिया कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, ताकि मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन ही रुक जाएं। इतना ही नहीं, आपने इन्फेक्शन वाली ईटियोलॉजी जान करके मदर को दे दिया एंटीबायोटिक। तो कुल मिला के ये जनरल इंटरवेंशन की कैटेगरी है कि कंडीशन का अंदाजा लगाते हुए कैसे उसे प्रिवेंट करना है, कैसे उसके लिए प्रिपेयर होना है, वो इंफॉर्मेशन दी गई। अब यहां पे बात करते हैं सीधी अपन 2 एमसीक्यू को लेकर के, और वो आते हैं ड्रग ऑफ चॉइस के सवाल। लैंग्वेज में हल्का सा अंतर, लेकिन धमाकेदार तरीके से वो प्रेजेंट होते हैं। वो क्या है? ड्रग ऑफ चॉइस फॉर पीटीएल, पीटीएल मतलब प्रीटर्म लेबर। ड्रग ऑफ चॉइस टू प्रिवेंट पीटीएल, दोनों में अलग अलग जवाब है। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर प्रीटर्म लेबर, ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द मैनेजमेंट ऑफ प्रीटर्म लेबर, 2 अलग लाइन है और अलग जवाब देके आने हैं। तो जब भी ड्रग ऑफ चॉइस फॉर प्रीटर्म लेबर का सवाल आए, जवाब में स्टीरॉयड बीटा मिथासोन देकर के आए, और ड्रग ऑफ चॉइस फॉर मैनेजमेंट ऑफ प्रीटर्म लेबर आए, तो वहां पे मैनेज करने वाली दवाइयां टोकोलाइटिक आंसर देके जाएं। अलग अलग 2 चीजें लिखता हूं मैं लैंग्वेज में, आप डिफरेंशिएट करेंगे कैसे बोल रहे हैं। एक बोल रहे हैं ड्रग ऑफ चॉइस फॉर पीटीएल, एक लिख रहा हूं ड्रग ऑफ चॉइस टू मैनेज पीटीएल। ऐसी लाइनों से सवाल बनते हैं और जवाब देखो अलग अलग होते हैं। पहले वाले में जवाब अपने पास स्टीरॉयड है, जहां पे बीटा मिथासोन लिख सकते हैं। दूसरे वाली में जवाब टोकोलाइट है क्या, तो इस ग्रुप की दवा लिख सकते हैं। तो ये अपने पास 2 एमसीक्यू इसके इंटरवेंशन से आते हैं, और टोटल मिलाकर के 4 एमसीक्यू हमारी एबनॉर्मल लेबर की वेरी स्मॉल कंडीशन प्रीटर्म लेबर से आते हैं। कहां से सवाल आए? पहला सवाल आया प्रीटर्म लेबर की रेंज 22 से 37 वीक। सेकेंड एमसीक्यू आया मोस्ट कॉमन कॉज कोरियोएमनियोनाइटिस। थर्ड एंड फोर्थ एमसीक्यू ड्रग ऑफ चॉइस मैनेजमेंट की और सिंपल प्रीटर्म लेबर की। ऐसी ही एक स्मॉल और कंडीशन इस एबनॉर्मल लेबर में आती है, कहलाती है अपने पास, सामने बोर्ड पे अटेंशन से देखें, रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन। वाटर बैग ब्रेक होना, मेम्ब्रेन रप्चर होना, रप्चर मेम्ब्रेन कंडीशन है। यहां पे आपको देखने को मिलेगा इंपॉर्टेंट वन, इंक्लूड होने वाली टर्मिनोलॉजी, बहुत सारे नाम है, आरओएम, एआरओएम, पीआरओएम, टीआरओएम, ईआरओएम। डेफिनेशन वाइज सबको अंडरस्टैंड करना और डिफरेंशिएट करना। उसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है इसके मैनेजमेंट से किए जाने वाले इंटरवेंशन को लेके। तो आइए आज के लेक्चर में एक और एबनॉर्मल स्मॉल कंडीशन को लेकर डिस्कशन स्टार्ट किया जाए, रप्चर मेम्ब्रेन। तो अपने पास सामने ये पूरी एक टेबल अवेलेबल है,
जो बताएगी हमें इससे संबंधित सारी टर्मिनोलॉजी के बारे में। तो दोस्तों स्टेप बाय स्टेप काम करना शुरू करते हैं, और स्टेप बाय स्टेप काम करना शुरू करते हैं तो सबसे पहले जो शुरू के दो नाम हैं उनको पढ़ लेते हैं। ROM ऊपर से लेके नीचे तक सब में कॉमन है, जिसका मतलब एक ही है, रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन। ऊपर के दो की बात करें तो वो लेबर में आपको पढ़ाए गए हैं, मेमोराइज करवाऊं। ROM रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन अपने आप होता है, लेबर की फर्स्ट स्टेज में होता है। AROM आर्टिफिशियल हम करते हैं, लेबर के सेकंड स्टेज में करते हैं, कोचर फोर्सेप्स से। जो पढ़ा है उसमें बता करके आगे बढ़ा जा सकता है। तो ROM में लिखेंगे कि ये अपने आप होता है, अपने आप होता है तो बोल दिया नेचुरल इवेंट। लेबर में होता है तो लिख दिया लेबर की फर्स्ट स्टेज में। ये लेबर के स्टेज से भी डिफरेंस होगा। AROM में ए का मतलब बताओ पहले तो। ए का मतलब आर्टिफिशियल होता है, और आर्टिफिशियल के लिए अपन ने कहा अपने आप होता है कि हम करते हैं इंड्यूस है, और कब करते हैं, लेबर की सेकंड स्टेज में करते हैं। ये दोनों पढ़े हुए थे इसलिए आगे बढ़ा जा सकता है। अब आते हैं अगले नाम पे, PROM TROM। बड़ा सरल है, ध्यान से सुने तो अंतर करना। P से है प्री टर्म और T से है टर्म। P से है प्री टर्म और T से है टर्म। ROM से है रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन। यदि हमें रेंज पता है, प्री टर्म कब से कब तक, टर्म कब से कब तक, तो आसान हो जाएगा। प्री टर्म 22 से 37, टर्म 37 से 42। यह जानकारी पहले लिखी जाए, फिर देखें कितना आसान तरीके से इन्हें बताया जाएगा। यहां लिखा अपन ने प्री टर्म, ना केवल लिखा रेंज बता दी 22 से 37, यहां मेंशन किया आपने टर्म, रेंज बता दी 37 से 42। अब ये क्या बोलते हैं, ये ऐसा बोलना चाहते हैं जो समयावधि, जो टाइम ड्यूरेशन सामने बताया गया, उस टाइम ड्यूरेशन में वाटर बैग ब्रेक हो जाए विदाउट लेबर। यह सबसे बड़ी चीज है, विदाउट लेबर। लेबर नहीं था, लेबर पेन भी नहीं था, लेबर पेन नहीं था, आराम से मदर रिलैक्स थी, या तो घर पे बैठी थी, या हॉस्पिटल में सोनोग्राफी करवाने आई थी, या कभी सड़क पे एक्सीडेंट हो गया। ऐसे कोई भी इवेंट हो, कोई भी इवेंट हो, ट्रॉमा का हो, इंजरी का हो, इन्वेस्टिगेशन का हो, पर लेबर नहीं हो, बिना लेबर के ही पानी की थैली फट जाना, समय से पहले प्री टर्म, समय पे आके टर्म। तो इन दोनों में बड़ा जो अंतर है, जो ऊपर वाले दोनों को इससे अलग करेगा, ऊपर वाले दोनों में लेबर है, लेबर है, और ये चिल्ला के बोलेगा विदाउट लेबर। तो ये दोनों कंडीशन हो गई फीमेल को विदाउट लेबर। तो नाम प्री टर्म और टर्म। अब आते हैं अगले वाले पे, EROM। ई का मतलब है अर्ली, रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन। ई से अर्ली। अब इस अर्ली का संबंध है सर्वाइकल डायलेशन से। आप नेचुरल वाले ROM को देखेंगे तो लेबर के इवेंट को याद करें। लेबर के इवेंट में सर्विक्स के डायलेट होते ही बैग ऑफ मेम्ब्रेन बनता था, सर्वाइकल डायलेशन होते ही बैग ऑफ मेम्ब्रेन बनता था, उसके बाद रप्चर होता था। मतलब सर्वाइकल डायलेशन के बाद। फर्क सिर्फ इतना कि लेबर के अंदर ही सर्वाइकल डायलेशन से पहले रप्चर हो जाए तो वो EROM है। ROM हो या AROM हो, वो डायलेशन के बाद होते हैं लेबर में। EROM डायलेशन से पहले हो रहा है लेबर में। तो इसके लिए क्या सिग्निफिकेंस आने वाला है, तो देखिए अपन ने क्या लिखा, ई से अर्ली। और अर्ली का मतलब क्या बता दिया, बिफोर
सर्वाइकल डायलेशन, बिफोर सर्वाइकल डायलेशन इन लेबर। तो अभी जो 5 नाम सामने बोर्ड पर हो गए हैं, उन 5 में बताइए कौन कौन सी कंडीशन लेबर में है, कौन सी लेबर में नहीं है। तो जो लेबर में है मैं उसे ग्रीन मार्कर से इंडिकेट करता हूं, जो लेबर में नहीं है उन्हें ब्लैक मार्कर से इंडिकेट करता हूं। तो जो लेबर में है वो ग्रीन मार्कर वाली देखिए कौन कौन सी, आरओएम लेबर, एआरओएम लेबर, ईआरओएम लेबर। अगली बात, जो लेबर में नहीं है उन्हें इंडिकेट करें, पीआरओएम विदाउट लेबर, टीआरओएम विदाउट लेबर। तो यही एक जरिया है इन सब के अंदर डिफरेंशिएट करके अंडरस्टैंड करने का। 5 टर्म सामने क्लियर हो चुकी है। लेबर में होने वाली आरओएम, एआरओएम, ईआरओएम, बिना लेबर के होने वाली पीआरओएम, टीआरओएम। अब आप देखेंगे बोर्ड पे एक बार फिर से पीआरओएम लिखा हुआ है। इस बार पी का मतलब है प्रोलॉन्ग, इस बार मतलब है प्रोलॉन्ग, और सिंपल लाइन है इसकी 24 आवर बिफोर डिलीवरी। जनरली अपन देखते हैं कि नेचुरली जब रप्चर होता है तो उसके 1-2 घंटे बाद डिलीवरी हो जाती है, लेकिन डिलीवरी होने के 24 घंटे पहले रप्चर हो गया तो समय बहुत ज्यादा, तो नाम प्रोलॉन्ग्ड दे दिया। तो लास्ट वन कंडीशन अपने सामने जो अवेलेबल है उसके लिए आप लोग लिख दें पी से प्रोलॉन्ग्ड। अरे भाई कितना प्रोलॉन्ग, 24 घंटे का प्रोलॉन्ग, तो लिख दिया 24 आवर बिफोर डिलीवरी। तो ये अपने पास रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन से कोरिलेट करने वाली सारी टर्म आपके सामने अवेलेबल है विथ डिफरेंशिएशन। सभी को अंडरस्टैंड करें और आगे बढ़े। बात करते हैं सेगमेंट में आगे, कारण क्या रहा होगा और पता कैसे लगाएंगे। तो कारण पानी की थैली फटने का, कोई भी ट्रॉमा, इंजरी, इंफेक्शन, पॉलीहाइड्रेमनियोज, मल्टीपल गेस्टेशन। 2 बच्चे थे, बड़ा आकार तक फट गया, पॉलीहाइड्रेमनियोज पानी ज्यादा था, थैली फट गई। कोई ट्रॉमा लग गया, इंजरी हो गई तो फट गई। कोई इंफेक्शन हो गया, इन्फ्लामेटरी डैमेज हो गया तो फट गई। तो ईटियोलॉजी इज नॉट ए बिग टास्क। तो पहले उसे अपन लिख लेते हैं। यहां सेगमेंट लिखा हुआ है ईटियोलॉजी, तो अब देखें क्या लिख सकते हैं उसके अंदर। जो बताया मैंने आपको, या तो किसी प्रकार का ट्रॉमा हो गया, ट्रॉमा को ही बोल दीजिए, कोई इंजरी हो गई, या वहां पे इंफेक्शन से कोई इन्फ्लामेटरी डैमेज चल रहे थे, या पानी ज्यादा था तो फट गया, या अंदर 2 बच्चे थे मस्ती कर रहे थे उसने कर दिया। तो ये सब फैक्टर हो गए। बात करें डायग्नोसिस की, पता कैसे चलेगा, तो एक तो बहुत ही सिंपल बात है। ये डायग्नोसिस जो यहां पे पढ़ाऊंगा मैं आपको, वो रप्चर का तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि पानी की थैली फटेगी तो खुली नंगी आंखों से 1 लीटर वेजाइनल फ्लूइड आराम से बहता दिखेगा। यदि मदर आपको हिस्ट्री दे कि अचानक से पर वेजाइनल मैंने लगभग 1 लीटर फ्लूइड का लॉस किया है, तो ना किसी जांच की ना किसी सोनोग्राफी की जरूरत पड़ेगी, 100% है उसे रप्चर हुआ है। तो डायग्नोसिस किसका करते हैं? डायग्नोसिस करते हैं लीकेज का, कि लीकेज है या नहीं, उसके लिए डायग्नोसिस होता है। रप्चर का कोई डायग्नोसिस नहीं होता है, कोई खुली आंखों से 1 लीटर बहता हुआ हमें दिखता है। अब लीकेज के जो डायग्नोसिस हैं वो कौन कौन से हैं, वो सारे हमने पढ़े हैं। नाम है नाइट्रोजन टेस्ट, फर्न टेस्ट, नाइल ब्लू टेस्ट। नाइट्रोजन टेस्ट आपको एंटीनेटल टेस्टिंग में पढ़ाया, फर्न टेस्ट आपको साइकिल में पढ़ाया, नाइल ब्लू टेस्ट आपको एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर सर्फेक्टेंट में पढ़ाया। तो सारे के सारे अपने पढ़े हुए टेस्ट है जिन सब में लीकेज के बारे में पता लगाया जाता है। एमसीक्यू बन सकते हैं, बनेंगे भी, पर हमने पहले पढ़ लिए तो हमारे लिए फायदेमंद। तो डायग्नोसिस की बात करना शुरू करें तो डायग्नोसिस में बोल दो कि 1 लीटर फ्लूइड पर वेजाइनल, तो ये तो हो गया कंफर्म। और बात करें लीकेज का पता लगाने के लिए
तो 3 ऐसे नाम आने वाले हैं जिनको विस्तार से अपन पढ़ चुके हैं। एक नाम नाइट्रोजन था, वेजाइनल पीएच में परिवर्तन देख के पढ़ाया जाता था। एक नाम फर्न टेस्ट था, सर्वाइकल म्यूकस के फैलाव के आधार पे बताते थे। एक टेस्ट नाइल ब्लू था, टेस्टिंग स्टेनिंग के आधार पर एक्सप्लेन होते थे। ये तीनों हमारे लिए एमसीक्यू ला सकते हैं, पर अच्छी बात यह है कि हमने इन्हें पढ़ लिया तो यहां पे उन्हें रिपीटेशन की नीड नहीं होगी। तो रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन से सवाल टर्मिनोलॉजी से और डायग्नोसिस से अराइज हो सकता है। अब 100% कंफर्मेटरी जो अपने पास क्वेश्चन अराइज होंगे वो इस कंडीशन से, इंटरवेंशन। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, लैंग्वेज पढ़ के जवाब देना है। नंबर 1, ROM के बाद प्रायोरिटी इंटरवेंशन क्या होगा, डेफिनेटिव इंटरवेंशन क्या होगा, जनरल इंटरवेंशन क्या होगा, कॉन्ट्राइंडिकेट इंटरवेंशन क्या होगा। ये अलग अलग लाइन है, जैसी लाइन वैसा जवाब। 4 लाइन जो बोली बोर्ड पे स्वागत करेंगी आपका, उन्हें देखें। एक बोला आपने कि प्रायोरिटी पे क्या करोगे, कुछ अलग करेंगे। जनरली क्या करोगे, वो भी कुछ अलग करेंगे। अरे डेफिनेटिव क्या करोगे, इसका जवाब भी अलग जाएगा। और कॉन्ट्राइंडिकेटेड क्या नहीं करना, तो अब की बार यहां पर से सवाल बनने की बहुत ज्यादा गुंजाइश है। रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन के अंदर यदि है सवाल तो वो इन चारों के अंदर से ही कंफर्मेटरी वे में पूछा आपसे जाएगा। प्रायोरिटी इंटरवेंशन, जनरल इंटरवेंशन, डेफिनेटिव और कॉन्ट्राइंडिकेटेड। आइए भरना शुरू करते हैं, इनमें क्या क्या होगा। नंबर 1, रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, पानी की थैली फटना एक ऐसा इवेंट है जो कहता है कि उस चीज का लॉस हुआ है जो बच्चे के हमेशा 4 और 9 महीने उपलब्ध रहा है। पानी की थैली फटते ही बच्चे का सुरक्षा चक्र टूट गया और बच्चे को डर लग गया। डर लगना मतलब हार्ट रेट में चेंजेस नोट किए जा सकते हैं। तो पानी की थैली फटने जैसे शॉक का बच्चे के वाइटल साइन पे कितना फर्क पड़ा, यही असेस करना प्रायोरिटी इंटरवेंशन है। आपको आंसर देना है प्रायोरिटी वाले आंसर क्वेश्चन का FHR मॉनिटरिंग। एक बात। सेकंड 1, जनरल। अब जनरली बात यह है, जब तक वो उपलब्ध था तब तक बच्चा सुरक्षित था, हर संक्रमण से बचाव हो सकता था। अब बच्चा डायरेक्ट एक्सपोज हो गया, और डायरेक्ट एक्सपोज हो गया तो इंफेक्शन का डर बन गया। इसीलिए जनरल इंटरवेंशन के तौर पे इंफेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से हमें एडमिनिस्टर करनी चाहिए एंटीबायोटिक्स। जनरल इंटरवेंशन है ये। बात करें डेफिनेटिव, डेफिनेटिव इंटरवेंशन तो पूरी ओबीजी में कभी भी आ जाए, ना केवल यहां पे, हर बीमारी में अपन ने पढ़ा भी है, पूरी ओबीजी में कभी भी आ जाए। डेफिनेटिव इंटरवेंशन है डिलीवरी कंडक्शन। वही रूल यहां फॉलो होगा कि डिलीवरी कंडक्शन किया जाएगा, क्योंकि बिना पानी के बच्चा कैसे रह पाएगा। लास्ट 1 कंडीशन, कॉन्ट्राइंडिकेटेड। तो जिस प्रकार एक नाम धर्म होता है हर गायनेकोलॉजिस्ट का कि जाते ही एग्जामिनेशन में करता है पीवी, यहां नहीं करना, क्योंकि इस बार उंगली सीधे बच्चे को लगेगी और वहां पे संक्रमण के चांस बढ़ा देगी। तो कॉन्ट्राइंडिकेटेड ये है कि जो काम आप कॉमनली करते हो वो काम यहां पर ना करें। इन चारों को देख लें, बहुत ही जबरदस्त एमसीक्यू एज इट इज इन चारों से हमारे पास अवेलेबल हो सकते हैं कि प्रायोरिटी इंटरवेंशन मॉनिटरिंग का, जनरल इंटरवेंशन एंटीबायोटिक का, डेफिनेटिव इंटरवेंशन डिलीवरी कंडक्शन, और जो काम नहीं करना वो है पीवी। अब एक सीन और भी होता है, यदि मान लीजिए घर पर बैठे बैठे रप्चर हो गया किसी भी इंजरी के कारण, तो वहां इंटरवेंशन होता है इमीडिएट रेफर टू द हॉस्पिटल। तो आज के इस एबनॉर्मल लेक्चर में, एबनॉर्मल लेबर वाले लेक्चर में, स्टार्टिंग में शामिल की गई 2 स्मॉल कंडीशन का डिस्कशन यहां पे कंप्लीट होता है। एबनॉर्मल लेबर जो पूरा क्राइटेरिया है उसमें प्रोलॉन्ग
ऑब्स्ट्रक्टेड, प्रेसिपिटेट, प्रीटर्म और आरओएम जैसे कंटेंट के अलावा जो सबसे मेजर कंटेंट इन्वॉल्व होता है सामने बोर्ड पे है माल प्रेजेंटेशन, माल पोजीशन। एबनॉर्मल लेबर जो अपनी हेडिंग है इस यूनिट की, उसमें अब सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन देने वाला और मोस्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट जो है वो अपने पास माल प्रेजेंटेशन और माल पोजीशन का है। एबनॉर्मलिटी चल रही है, नॉर्मल साला पढ़ चुके हैं, नॉर्मल लेबर जानते हैं, नॉर्मल प्रेजेंटेशन जानते हैं, उनकी परिभाषाएं जानते हैं, पर अब समय आ गया है एबनॉर्मलिटी को डील करने का। तो आइए इस एबनॉर्मलिटी को डील करना अपन शुरू करते हैं। क्या क्या इनमें इन्वॉल्व है, वन बाय वन उनका डिटेल डिस्कशन देखते हैं। तो हेडिंग सामने बोर्ड पे, माल प्रेजेंटेशन, माल पोजीशन। जिस प्रकार हर फीमेल में नॉर्मली सिर आना चाहिए डिलीवरी में सिफेलिक, 97% फीमेल में हेड ही आता है सिफेलिक, लेकिन जिन 3 में नहीं आता, जिनमें माल प्रेजेंटेशन होता है, तो उनमें कॉमनली कौन सा आता है? कॉमन प्रेजेंटेशन सिफेलिक। कॉमन माल प्रेजेंटेशन कौन सा होता है? तो जवाब आता है ब्रीच। उसी को लेकर के डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे कि नॉर्मली 97% तो सिफेलिक होता है, पर 3% में भी जो मोस्ट कॉमन आता है वो जवाब ब्रीच बन जाता है। तो आते हैं इस माल प्रेजेंटेशन में डिस्कस करने। सबसे पहले फर्स्ट लाइन को, अबाउट में फर्स्ट लाइन अपन ये लिखेंगे कि मोस्ट कॉमन माल प्रेजेंटेशन यदि कोई है तो उसका आंसर अपने पास क्या जाएगा? ब्रीच। होने को और भी वैरायटी होती है, शोल्डर है, अम्बिलिकल कॉर्ड है, पर मोस्ट कॉमन का नाम ब्रीच आ गया। दैट्स इट। एक बात क्लियर हो गई। ब्रीच का मतलब क्या होता है? सिफेलिक का मतलब लोअर सेगमेंट में हेड होता है, तो ब्रीच का मतलब क्या है? लोअर सेगमेंट में बटक्स होंगे। ब्रीच है बताया जाता जब लोअर सेगमेंट में बच्चे के बटक्स पाए जाते हैं। लोअर सेगमेंट में बटक्स मिलना। अब आगे, ये तो हुआ मोस्ट कॉमन माल प्रेजेंटेशन। इटियोलॉजी वाली बात करूं, डिटेल में नहीं पढ़नी है, एकदम टू द पॉइंट एमसीक्यू लेकर जाना है। और वह एमसीक्यू क्या है? मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एनी माल प्रेजेंटेशन। एक बच्चा जो नॉर्मली आना चाहिए, ना आकर माल प्रेजेंटेशन में आता है, तो उसका मेन कारण क्या है? तो मोस्ट कॉमन कॉज यदि पूछा जाए तो जवाब है प्री मैच्योरिटी। प्री मैच्योरिटी यदि बच्चे में है, समय से पहले यदि बच्चा पैदा हो रहा है, प्रीटर्म लेबर वाली कंडीशन है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चांसेस हैं उनके अंदर माल प्रेजेंटेशन होने के। ये अपने आप में एक एमसीक्यू भी बनता है, और एमसीक्यू कुछ इस पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट कॉमन कॉज आंसर जाता है प्री मैच्योरिटी। नहीं तो ऐसे तो बहुत सारे कारण हैं जिसको अपन बेस बनाकर माल प्रेजेंटेशन बोल सकते हैं। जैसे अपन ने पॉलीहाइड्रेनोज में पढ़ा था कि पानी ज्यादा होने से ज्यादा मूवमेंट हो जाती है, माल प्रेजेंटेशन हो जाता है। ओलिगो में भी पढ़ा था। तो बातें बहुत है करने की, लेकिन बहुत सारी बातें करनी नहीं जाती, सिर्फ वही करी जाती हैं जिनके माथे पे ऐसा हरा मार्कर वाला क्वेश्चन मार्क लग जाता है। तो 2 सवाल यहां से, पहला अपने पास ये वाला क्वेश्चन और दूसरा वैरायटी से। तो अबाउट के अंदर ही आप 2 सवालों को लेकर आगे बढ़िए। माल प्रेजेंटेशन में मोस्ट कॉमन वैरायटी कौन सी और उसका भी मोस्ट कॉमन कॉज कौन सा? मोस्ट कॉमन वैरायटी ब्रीच है और मोस्ट कॉमन कॉज प्री मैच्योरिटी है। अब इस ब्रीच में पढ़े जाएंगे टाइप्स। जब सिफेलिक सिर होता है उसके भी 3 पार्ट होते थे, वर्टेक्स, ब्रो, फेस, एटीट्यूड के आधार पे। इसी प्रकार ब्रीच के भी टाइप्स आएंगे, कंप्लीट, फ्रैंक, फुटलिंग और नी, एटीट्यूड के आधार पे। सिफेलिक के भी टाइप होते हैं, ब्रीच के भी टाइप होते हैं,
अब हमें डिस्कस करने हैं उन टाइप्स को लेकर के ही। तो आ जाते हैं उस सेगमेंट में कि ब्रीच में इंपॉर्टेंट टाइप्स कौन कौन से हैं। डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन से आपको दिखाया जाएगा। टोटल अपने पास 4 टाइप हैं और वो क्लासिफाई किस बेस पे हैं? एटीट्यूड के बेस पे हैं। एटीट्यूड अपने सब्जेक्ट में बेसिक टर्मिनोलॉजी के तौर पे हमें रिमेंबर होना चाहिए कि एटीट्यूड का मतलब होता है बॉडी पार्ट्स में जितने भी ऑर्गन्स हैं वो फ्लेक्स हैं या एक्सटेंड हैं। यदि फ्लेक्शन में है तो एटीट्यूड फ्लेक्शन है और नहीं है तो वो एक्सटेंशन में। इस बेस पे यहां 4 टाइप निकल के आते हैं। सामने बोर्ड पर लिखता हूं। पहली चीज तो ये मेंशन करनी पड़ेगी एटीट्यूड किस बेस पे क्लासिफाई किए गए हैं, टाइप्स किस बेस पे बांटे गए हैं। तो जवाब दिया एटीट्यूड के बेस पे। कितने सारे हैं 1 बाय 1 मेंशन करना चाहें उन्हें अपन, तो नंबर 1 अपने पास है कंप्लीट। कंप्लीट के अलावा नंबर 2 बात करें तो कंडीशन आती है फ्रैंक। फ्रैंक के बाद अपने पास बात नंबर 3 करें तो नाम निकल के आता है फुटलिंग। और नंबर 4 बात करें, फुटलिंग के बाद वैरायटी आती है नी। तो हमारे पास ब्रीच में एटीट्यूड के आधार पे 4 वैरायटी निकल के आती है, कंप्लीट, फ्रैंक, फुटलिंग, नी। जानेंगे इनके बारे में किस प्रकार ये दिखाई देते हैं। पहला नाम लिखा हुआ है कंप्लीट ब्रीच। कंप्लीट का मतलब टोटल बॉडी जॉइंट। टोटल बॉडी जॉइंट फ्लेक्शन में होते हैं, कंप्लीट ब्रीच। कॉमन होता है ये मल्टी पैरा मदर में। फ्रैंक एक ऐसी कंडीशन जिसमें पूरी बॉडी तो सही है, केवल नी जॉइंट एक्सटेंड हो जाता है, केवल नी जॉइंट एक्सटेंड हो जाता है। फुटलिंग वाली कंडीशन, उसमें हिप जॉइंट एक्सटेंड हो जाता है। ये सारी चीजें आपको एक्सप्लेन करता हूं डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन से। वापस आएंगे लैंग्वेज पे। पहले देखिए इस कंडीशन को सामने बोर्ड पे। फ्रैंक, फुटलिंग और कंप्लीट। कंप्लीट ब्रीच वाले डायग्राम को देखेंगे तो देखिए किस प्रकार इसने हेड को भी फ्लेक्स कर रखा है, अपर एक्सट्रीमिटी फ्लेक्स है, लोअर एक्सट्रीमिटी भी फ्लेक्स है, सारे पार्ट फ्लेक्स हैं। और सारे पार्ट फ्लेक्स हैं तो लोअर सेगमेंट में कौन दिखाई दे रहा है? बटक्स और पैर की बात करें तो सोल, तलवे। जब कंप्लीट ब्रीच होता है तो लोअर सेगमेंट में बटक्स और सोल दिखाई देते हैं, बच्चा पूरी तरह फ्लेक्स होता है। आगे फ्रैंक। फ्रैंक की बात करी तो यहां देखिए नी जॉइंट एक्सटेंड हो गया। जो पैर नीचे होने चाहिए थे वो एकदम ऊपर चले गए। लोअर सेगमेंट में केवल और केवल क्या दिखाई दिए? बटक्स दिखाई दिए। और ये पैर सिर के पास ऊपर की तरफ मूव हो गए क्योंकि नी जॉइंट एक्सटेंड हो गया। सारे जॉइंट फ्लेक्स में हैं। लोअर सेगमेंट में बटक्स और सोल दोनों हैं, कंप्लीट ब्रीच। नी जॉइंट एक्सटेंड हो गया, पैर ऊपर चले गए, निचले भाग में केवल बटक्स बचे, फ्रैंक ब्रीच। फुटलिंग में देखो, फुटलिंग में हिप जॉइंट एक्सटेंड हो गया और लोअर सेगमेंट में ऐसा पैर निकल के बाहर आ गया। तो इन सबको डायग्राम में आपको जो दिखाया जा रहा है, कंपटीशन एग्जाम में डायग्नोसिस लोअर सेगमेंट को देख के किया जाता है। लोअर सेगमेंट में बटक्स और सोल दोनों हैं तो कंप्लीट ब्रीच, केवल बटक्स हैं तो फ्रैंक ब्रीच, केवल पैर या सोल है तो फुटलिंग ब्रीच। नी ब्रीच एक रेयर वैरायटी होती है, मैक्सिमम एमसीक्यू इन्हीं में आते हैं। इसमें सारे जॉइंट फ्लेक्स हैं, यहां पे नी जॉइंट एक्सटेंड है और यहां पे हिप जॉइंट एक्सटेंड है। तो जैसी इंफॉर्मेशन डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन में है वही इंफॉर्मेशन मैं आपको अवेलेबल करवाऊंगा लैंग्वेज में। तो आ जाते हैं लैंग्वेज में क्या क्या अपने को शामिल करना चाहिए, लिखना चाहिए। तो ध्यान से सुने। पहला कंप्लीट ब्रीच। कंप्लीट में क्या बोलोगे? ऑल जॉइंट फ्लेक्स, ऐसी कंडीशन। नेक्स्ट वन कंपेयर करें, क्या लिखा हुआ है फ्रैंक में? तो फ्रैंक में क्या हुआ था? नी जॉइंट
एक्सटेंड। आगे बढ़े, फुटलिंग में क्या हुआ था? हिप जॉइंट एक्सटेंड। तो ये तीन चीजें। अब ऐसा होने से क्या क्या लोअर सेगमेंट में दिखाई दे रहा था? कंप्लीट के अंदर बटक्स भी और सोल भी, बटक्स प्लस सोल। फ्रैंक के अंदर पैर ऊपर चले गए थे, केवल क्या दिखाई दिया था? बटक्स। तो नाम आ गया ओनली बटक्स। बात करें यहां पे क्या दिखाई देगा? ओनली सोल। तो इस बेस पे डिफरेंशिएटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हम अलग अलग कर सकते हैं ब्रीच की वैरायटी को। पहली बात तो ये लास्ट वाले जो नी ब्रीच है ये रेयर कंडीशन है। पहली बात तो ये कि इन चारों को बांटा किस आधार पे? चार टाइप होते हैं, बांटा किस आधार पे? तो नाम दे दिया एटीट्यूड के आधार पे। अब इनमें अंतर क्या क्या करेंगे? तो अंतर सामने ये रहा कि सारे जॉइंट फ्लैक्स हैं तो कंप्लीट है, नी जॉइंट एक्सटेंड है तो फ्रैंक है, हिप जॉइंट एक्सटेंड है तो फुटलिंग है, बटक सोल दोनों मिले तो कंप्लीट है, केवल बटक्स मिले तो फ्रैंक है, केवल सोल मिले तो फुटलिंग है। इसके अलावा एक इंफॉर्मेशन और कि ये चीजें कॉमन किस में है? ये वाली वैरायटी जो कंप्लीट वाली है ये कॉमन होती है मल्टी पैरा मदर में, और फ्रैंक वाली जो वैरायटी है यह कॉमन होती है प्राइमी पैरा मदर में। तो आपसे अब यहां से और दो एमसीक्यू आ गए। अभी तक दो एमसीक्यू कहां से आए थे? इसके अबाउट से। नंबर 1 मोस्ट कॉमन माल प्रेजेंटेशन ब्रीच, नंबर 2 मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ माल प्रेजेंटेशन प्रीमैच्योरिटी, नंबर 3 मोस्ट कॉमन टाइप इन प्राइमी पैरा फ्रैंक ब्रीच, नंबर 4 मोस्ट कॉमन टाइप इन मल्टी पैरा कंप्लीट ब्रीच। इसके अलावा सवाल इनके डिफरेंशिएटिंग पॉइंट से आएंगे। बटक्स प्लस सोल दोनों मिला कंप्लीट ब्रीच, केवल बटक्स फ्रैंक ब्रीच, केवल सोल फुटलिंग ब्रीच, रेयर वैरायटी नी ब्रीच। ये सब इंफॉर्मेशन टाइप्स को लेके इसी बेस पे करेंगे इनका एकदम सिंपलेस्ट अपन डायग्नोसिस। देखें, मोस्ट कंफर्मेटरी डायग्नोसिस तो यूएसजी सोनोग्राफी है, पर उससे पहले कुछ करते हैं। क्या करते हैं वो सुनते हैं। हमने किया पीवी एग्जामिनेशन। पीवी में जो फील हुआ उससे हमने आइडिया लगा लिया। अभी पढ़ा हमने पीवी किया, बटक सोल दोनों दिख गए कंप्लीट है, केवल बटक्स दिखे फ्रैंक है, केवल सोल दिखा फुटलिंग है। पीवी एक। नंबर 2 लियोपार्ड मैन्यूवर ऑफ स्टैटिकल ग्रिप्स। वहां अपन अपर सेगमेंट फंडस, लोअर सेगमेंट पेल्विक में देख के पता लगाते हैं, हाथ पैर देख के पता लगा लेते हैं प्रेजेंटेशन क्या है। आपने पढ़ा है लियोपार्ड 4 प्रेजेंटेशन के बारे में बताती है, तो ग्रिप कर लिया। नंबर 3 हार्ट साउंड पूरा पढ़ा आप लोगों ने। हार्ट साउंड की लोकेशन यदि ब्रीच होता है तो अबव अम्बलाइकस, उससे पता लगा लेंगे। और फिर मोस्ट कंफर्मेटरी सोनोग्राफी। तो डायग्नोसिस इतना कोई अपने लिए टेंशन वाला नहीं है, क्योंकि सारे मेथड के बारे में हमें इंफॉर्मेशन है। डायग्नोसिस में आप लोग इंक्लूड करना चाहेंगे सबसे मोस्ट अपन ने सिंपल पीवी के अलावा परफॉर्म कर सकते हैं ग्रिप्स के अलावा अपन देख सकते हैं लोकेशन हार्ट साउंड की, और इसके अलावा मोस्ट कंफर्मेटरी क्या हो गया? यूएसजी। पीवी में क्या पता चलेंगे? पार्ट्स। ग्रिप में क्या पता चलेगा? प्रेजेंटेशन। हार्ट साउंड में क्या देखेंगे? लोकेशन। और यूएसजी में वो सब देख लेंगे जो कभी भी किसी को दिखाई नहीं देता है। तो सिंपलेस्ट डायग्नोसिस। अब इंटरवेंशन या मैनेजमेंट पोर्शन पे आना अपन शुरू करते हैं। तो पहली बात तो ये वो दुखियारी महिलाएं हैं जो 3% में आती हैं। 97 वालों के बच्चे सीधे आते हैं, 3% वालों में ये आती हैं। और ऐसा नहीं है कि जब लेबर डिलीवरी होने वाला है तभी सरप्राइज गिफ्ट मिलता है कि आपका बच्चा तो उल्टा है। डॉक्टर के द्वारा पहले ही डायग्नोस करके एक्सप्लेन कर दिया जाता है कि जिस फिटस को आप बॉडी में कैरी कर रहे हो वो माल प्रेजेंटेशन में है, ब्रीच प्रेजेंटेशन में है। यदि ऐसा आपको पता चले तो तैयारी लेबर से पहले शुरू करें, और लेबर से पहले शुरू करें तो उस तैयारी को सामने कहते हैं अपन एंटीनेटल मैनेजमेंट।
एंटीनेटल मैनेजमेंट हमेशा इसलिए है किया जाता कि खतरों का अंदाजा पहले लग जाए तो बचाव के उपाय अपन सुझा पाए। एंटीनेटल मैनेजमेंट के अंदर अपने को किस चीज फोकस करना है? यह फोकस करना है कि हमें पता लग गया कि फीमेल के अंदर जो बेबी कैरी कर रहा है वो ब्रीच प्रेजेंटेशन में है, तो कुछ कर सकते हैं एंटीनेटल में, तो वो काम करके बताइए। तो लाइन लिखना शुरू करते हैं। एंटीनेटल से अपने क्या पता चला? एक चीज पता चल गई, आइडेंटिफाई रिस्क फैक्टर। चलो साहब, अब कर क्या सकते हैं? उसे सुनना। पता लगा लिया गड़बड़ है, पर गड़बड़ पता लगाना उद्देश्य नहीं था, उसको मैनेज करना जरूरी होता है। मैनेजमेंट लिखा हुआ है, तो वहां पर एक प्रोसीजर है पूरा, उसके बारे में सुने। एक प्रोसीजर है जिसे बोलते हैं अपन वर्जन, VERSION, वर्जन। वर्जन नेचुरली बच्चे में होने वाला एक प्रोसीजर है जिसे आर्टिफिशियली एग्जामिनर के द्वारा भी किया जाता है। वर्जन का सिंपल मतलब घूमना घुमाना, घूमना घुमाना। यदि वर्जन बच्चे में अपने आप होता है, नेचुरल है, तो घूमना। यदि उसे एग्जामिनर के द्वारा किया जाता है, आर्टिफिशियल, घुमाना, वो चीज है वर्जन टेक्निक। अपने आप जो बच्चा करता है ये टाइम वर्जन वाला काम, वो लगभग करता है 28 से लेकर के 34-36 वीक तक। 28 से लेकर के 34-36 वीक तक बच्चा अपने आप घूमता है। जिस समय बच्चा अपने आप घूम रहा है, आप वेट करें कि जब ये अपने आप घूम घाम के बैठ जाएगा, फिर अपन देखेंगे सही लाई, सही प्रेजेंटेशन में है या नहीं। और फिर यदि पता चले कि 34-36 के बाद बच्चा जब अपने आप घूमना बंद कर चुका है, वो माल प्रेजेंटेशन में है, तो फिर हमारा काम शुरू होगा आर्टिफिशियल वर्जन। तो पहले इतनी सारी बातों को नोट डाउन करना शुरू करें कि एंटीनेटल मैनेजमेंट में किया जाने वाला एकमात्र काम क्या होता है? आपने कह दिया उसको वर्जन। अब वर्जन का मतलब अपने आप या बाहर से, तो दोनों। तो पॉइंट वाइज पॉइंट सुनते रहिए, क्या बातें होंगी। पहला पॉइंट ये कि आप बोलेंगे नेचुरल अपने आप होता है। मैंने क्या बताया? नेचुरल अपने आप कब तक होता है? 28 से लेके 34-36 वीक तक। अब बात नंबर 2, यदि आप करेंगे बाहर से तो अपन बोलेंगे आर्टिफिशियल। वो अपन कब करेंगे? जब अपने आप हो जाए, मतलब आफ्टर 34 to 36 वीक। तो ये दो इंफॉर्मेशन एंटीनेटल मैनेजमेंट में किया जाना वाला एक काम कि बच्चे का घुमाना। हम घुमाएंगे 34-36 वीक के बाद। और अब सुने इसके अंदर स्पेशलाइज्ड टेक्निक कि इसे करने का उद्देश्य क्या है और करते समय ध्यान क्या रखना है। उद्देश्य सिर्फ इतना है कि लेबर नॉर्मल हो जाए, सिर डिलीवर होने के लिए आ जाए। तो एक चीज तो ये कि प्रेजेंटेशन में गड़बड़ हो और दूसरी लाई में गड़बड़ हो, तो ज्यादा बड़ी समस्या कहां है? एग्जाम्पल, एक मदर में बच्चा सिफेलिक की जगह ब्रीच में है और एक में बच्चा सिफेलिक की जगह ट्रांसवर्स में है, तो ज्यादा समस्या किसमें है? ज्यादा समस्या होती है जब लाई गड़बड़ होती है, कम समस्या होती है जब प्रेजेंटेशन गड़बड़ होता है। इस बेस पे वर्जन के दो पर्पस हैं, प्राइमरी पर्पस, सेकेंडरी पर्पस। लिख करके ले लेना, गारंटेड इस लाइन से सवाल है। प्राइमरी पर्पस, सेकेंडरी। प्राइमरी पर्पस है लाई चेंज करना, सेकेंडरी पर्पस है प्रेजेंटेशन चेंज करना। और जब भी यह काम है किया जाता, टोकोलाइटिक दवा साथ है दी जाती, क्योंकि हम जब वर्जन करेंगे, घुमाएंगे, तो किसी भी समय एज ए स्टिमुलेशन यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो गए तो वहां पे कॉम्प्लिकेशन आ सकती है। तो टोकोलाइटिक इस्तेमाल करनी है। 3 लाइनें बैक टू बैक बोर्ड के ऊपर। क्या लिख रहे हैं अपन? पर्पस वाली बात कर रहे हैं वर्जन की,
तो आपसे पूछा जाएगा वर्जन का प्राइमरी पर्पस, या आपसे पूछा जा सकता है वर्जन का सेकेंडरी पर्पस। ठीक है साहब, प्राइमरी पर्पस में जवाब क्या दोगे? चेंज लाई। सेकेंडरी पर्पस में जवाब क्या देंगे? चेंज प्रेजेंटेशन। ये अपने पास। इसके अलावा इंफॉर्मेशन क्या दी गई? मैंने कहा जब भी वर्जन करने जाएं तो पहले कौन सी दवा मां को खिलाएं? टोकोलाइटिक। तो ये सारा बोर्ड पे जो अवेलेबल है, कह सकते हैं ये आपका एंटीनेटल मैनेजमेंट का एक तरीका है जिसे यूज किया जाता है ब्रीच प्रेजेंटेशन के अंदर। किया जाने वाला एकमात्र काम वर्जन है, अपने आप 28 वीक से 34-36 वीक तक होता है। हम करेंगे 34 से 36 वीक के बाद। करने का पहला उद्देश्य है लाइट चेंज करना, दूसरा उद्देश्य है प्रेजेंटेशन चेंज करना। इस चीज को आप देख सकते हैं यहां पर इस प्रकार से कैसे बताया जा रहा है। एग्जामिनर के दोनों हाथ हैं, बच्चे को घुमा रहे हैं, ये एरो नीचे, ये एरो ऊपर। देखिए किस प्रकार सिर को नीचे लाया जा रहा है और बटक्स को ऊपर पहुंचाया जा रहा है। सेम चीज अपन बात करें, यहां पर भी धक्के मार करके सिर को नीचे ला रहे हैं और बटक्स को ऊपर ला रहे हैं। इस वाले डायग्राम में लाई चेंज कर रहे हैं और इस वाले डायग्राम में प्रेजेंटेशन चेंज कर रहे हैं। ऐसा कर कुरा करके अपन एंटीनेटल मैनेजमेंट करते हैं। यदि मैनेजमेंट सक्सेसफुल हो गया, सिफेलिक नीचे आ गया, तो नॉर्मल लेबर की तरफ जाते हैं, और यदि फेल हो गया, उल्टा का उल्टा ही रहा, तो आगे की प्लानिंग करते हैं जिसे कहते हैं अपन प्लानिंग ऑफ डिलीवरी। डिलीवरी प्लानिंग करना शुरू करते हैं। अब ये तो फिक्स हो गया कि बच्चा सीधा नहीं हुआ, उल्टा ही है, तो डिलीवरी में पहला हमारे पास जो आता है वो लाइन क्या है? और वो लाइन है ऑपरेशन से या नॉर्मल। तो आपको मैंने पहले भी बताया, डिलीवरी के अंदर नॉर्मल डिलीवरी होगी या ऑपरेशन वाली, ये डिसाइड करती है बच्चे की हार्ट रेट, फीटल हार्ट रेट। फीटल हार्ट रेट नॉर्मल रेंज में हो तो डिलीवरी वेजाइनल, यदि वो डिस्ट्रेस में हो तो डिलीवरी सिजेरियन। तो यहां पर अपन देखें, डिलीवरी प्लानिंग में आपको असेस करना होता है FHR। वो डिसाइड करता है कि डिलीवरी जो होगी वो वेजाइनल डिलीवरी होगी या सिजेरियन होगी। इस प्रकार से चलिए डिसाइड कर लिया। अब मान लीजिए अपने पास डिसाइड हुआ कि डिलीवरी वेजाइनल होगी, बच्चे की धड़कन नॉर्मल है, तो यहां पे एक स्टार मार्क की बात, वो चीज क्या? प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग बात करूं, पहली बात तो ब्रीच है। अब मुझे बताओ प्राइमरी पैरा ज्यादा रिस्क पे है या मल्टी पैरा? तो प्राइमरी पैरा एक ऐसी मदर है इसका खाता ही खुल गया, किससे? एबनॉर्मलिटी से, तो वो ज्यादा रिस्क पे है। और ऐसा भी अपन ने देखा है कि प्राइमरी पैरा में मोस्ट कॉमन फ्रैंक होता है, एक तो उल्टा, और उसमें भी फ्रैंक वाला ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। मल्टी पैरा में कंप्लीट ब्रीच होता है तो रिस्क कम है, पर प्राइमरी पैरा में रिस्क ज्यादा है। तो एक बहुत बढ़िया इंडिकेशन है, प्राइमरी ब्रीच इज नॉट ए इंडिकेशन फॉर नॉर्मल डिलीवरी। प्राइमरी ब्रीच इज नॉट ए इंडिकेशन फॉर नॉर्मल डिलीवरी, क्योंकि तो पहली बार है, पहली बार में भी उल्टा है और उल्टे में भी टांग ऊपर है। इसलिए लाइन याद कर लें, एम्स रायपुर 17 में पूछी गई है, मैं बोर्ड पर मेंशन कर रहा हूं। वो चीज क्या है अपने पास में? लाइन है प्राइमरी ब्रीच अवॉइड नॉर्मल डिलीवरी। प्राइमरी में आपको यह काम नहीं करना है। चलिए अब आ जाते हैं, प्राइमरी को छोड़े मल्टी की बात करें तो हमारे पास हेडिंग मेंशन हो गई कि अपन करवाने जा रहे हैं वेजाइनल ब्रीच। अब वेजाइनल ब्रीच जब करवाने जा रहे हैं तो उसके अपने 2-3 पैरामीटर निकल के आते हैं। वो पैरामीटर क्या क्या हैं, ध्यान से सुने। वेजाइनल ब्रीच डिलीवरी जो एक्सप्लेन की जाती है, 3 मेथड बताए जाते हैं, स्पॉन्टेनियस, असिस्टेड, एक्सट्रैक्शन। नाम लिखता हूं सामने बोर्ड पे, क्या क्या अपने पास वो होने। एक कंडीशन है जिसे बोलते हैं अपन नंबर 1 स्पॉन्टेनियस ब्रीच।
स्पॉन्टेनियस का मतलब है अपने आप हो गया, बिना किसी मेहनत के, बिना किसी जुगाड़ के, बिना किसी कलाकारी के, अपने आप हो गया, कोई मेहनत नहीं लगी। और ऐसा किस्मत वालों के साथ होता है। तो स्पॉन्टेनियस वाली कैटेगरी में लिख देंगे अपन रेयर। तो रेयर को तो अपन कभी पढ़ते ही नहीं है, क्योंकि बात चल रही है इंपॉर्टेंट पढ़ाई करने की। एक और कंडीशन, नाम चलता है ब्रीच एक्सट्रैक्शन। ये जो शब्द है एक्सट्रैक्शन, ये अपने बारे में क्या बताता है कि जबरदस्ती मजबूरी में किसी को खींच के ला रहे हैं, एक्सट्रैक्ट बाहर निकाल रहे हैं। ये तब करते हैं जब कोई इमरजेंसी कंडीशन आ जाए। ब्रीच एक्सट्रैक्शन इंडिकेट करता है ये कब किया जाएगा, जब कोई इमरजेंसी कंडीशन आ जाए। बता रहे हैं आपको वेजाइनल ब्रीच कितने तरीके से कंप्लीट होता है। अपने आप किस्मत वालों का रेयरली, खींच खांच के इमरजेंसी में, और फिर मोस्ट कॉमनली जिसको परफॉर्म किया जाता है वो नंबर 3 कहलाता है, जिसका नाम है असिस्टेड ब्रीच। असिस्टेड ब्रीच जो है ये मोस्ट कॉमन 90% परफॉर्म मेथड है वेजाइनल ब्रीच कंडक्शन का। सवाल यहां से अराइज हो सकता है, और सवाल क्या है, वेजाइनल ब्रीच कंडक्ट करवाने का मोस्ट कॉमन मेथड क्या है, तो जवाब है असिस्टेड ब्रीच। अब यहां देखें, नॉर्मल लेबर में जिस प्रकार पहले हेड, फिर शोल्डर और फिर बटक्स आते हैं, इसमें उल्टा होगा, पहले बटक्स, फिर शोल्डर, फिर हेड आएगा। यहां की मैकेनिज्म पर्टिकुलर साइंटिस्ट के द्वारा एक्सप्लेन की गई है। 3 नाम है, पिन्नार्ड, लोवेस्ट और बर्न मार्शल। यहां पे अपन डिलीवरी कंडक्ट करवाने जा रहे हैं, उसके 3 अलग अलग पैरामीटर हैं। बटक्स पिन्नार्ड प्रोसेस से डिलीवर होते हैं, शोल्डर लोवेस्ट प्रोसेस से डिलीवर होते हैं, और हेड बर्न मार्शल से। यहां पे जानकारी देने का इतना ही मोटो है कि कौन सा साइंटिस्ट कौन से चीज को डिलीवर करवाता है वो जाने। इनका प्रेजेंटेशन मैं आपको दिखाता हूं 1 by 1। ये सबसे पहले जो सामने इधर है, ये अपने पास डिलीवर कर रहा है हेड को। हेड की डिलीवरी वेजाइनल ब्रीच में किस तरीके से होती है, बर्न मार्शल मेथड से। बर्न मार्शल मेथड इज कॉमनली यूज्ड टू डिलीवर द हेड इन ब्रीच। क्या लैंग्वेज बोलनी है, लैंग्वेज बोलनी होती है बच्चे के हेड को, उसके शरीर को उसके वजन पे लटका दीजिए, इस प्रकार बच्चे को लटका दीजिए। बुक की लैंग्वेज है hang the fetus on its own weight, allow the fetus to be hang on its own weight। बच्चे को खुद के शरीर के वजन के आधार पर लटकने के लिए छोड़ दीजिए, इस प्रकार पहली स्टेप। उसके बाद जब लटक गया तो पैरों को पकड़ करके ऊपर लेके जाना है। यहां देखिए, पैर पकड़ के ऊपर ले गए और एक्सटेंशन मेथड से बच्चे का हेड डिलीवर हुआ। तो लैंग्वेज सिर्फ एक है। हेड की डिलीवरी बर्न मार्शल से होती है ब्रीच में, जिसमें सबसे पहले बच्चे को उसके पूरे शरीर के वजन के आधार पर लटका दिया जाता है, फिर पैर को उठा करके डिलीवर किया जाता है। फर्स्ट थिंग। नंबर 2 बात करें बटक्स के लिए। यहां देखें, यह जो प्रोसेस किया जा रहा है ये बटक्स को डिलीवर करने के लिए कर रहे हैं, और ये बताने वाले जो साइंटिस्ट थे उनका नाम पिन्नार्ड था। जिस प्रकार हेड के लिए बर्न मार्शल है, बटक्स के लिए पिन्नार्ड प्रोसेस है। एक ही लाइन है, फ्रैंक को फुटलिंग में चेंज करके डिलीवर करना, फ्रैंक को फुटलिंग में चेंज करके डिलीवर करना। फ्रैंक क्या होता है, जब पैर दोनों ऊपर होते हैं। फुटलिंग क्या होता है, जब पैर को पकड़ करके नीचे लाते हैं। तो सिर्फ 1 लाइनर स्टेटमेंट। व्हाट इज use technique in Pinnard process? It use change the frank presentation into footling। बटक्स की बात हुई, हेड की बात हुई। शोल्डर की बात करें लोवेस्ट में, तो यहां देखें लिखा भी हुआ है, ये अपने पास मैन्यूवर है लोवेस्ट, और डिलीवर आर्म का मतलब शोल्डर कर रहा है।
उसमें क्या रिलेशन होता है? उसमें रिलेशन होता है कि जो अपने दो शोल्डर हैं, एंटीरियर पोस्टीरियर, इन्हें पेल्विस में रोटेट किया जाता है। पोस्टीरियर शोल्डर, एंटीरियर शोल्डर पेल्विस में रोटेट करते हैं। एंटीरियर वाला 1 सेंटीमीटर ऊपर, पोस्टीरियर वाला 1 सेंटीमीटर नीचे पेल्विस में। जैसा कि सामने बताया जा रहा है कि यहां पे बच्चे को पूरा ग्रैप किया और ग्रैप करके ये जो रोटेशन है शोल्डर के करवाए जाते हैं। इन्हें मैं आपको अपने पेल्विस के हिसाब से बताऊं तो भी गौर करना, पेल्विस के हिसाब से गौर कीजिएगा कि अपन ने ये पेल्विस की पिछली वाल और ये अगली वाल बनाई। तो लोकेशन क्या करनी है? अपने पास यहां पे ये जॉइंट है और ये प्यूबिस है। एंटीरियर शोल्डर ऊपर, अब एंटीरियर शोल्डर के लिए ग्रीन मार्कर लेता हूं। एंटीरियर शोल्डर को रखना है प्यूबिस से 1 सेंटीमीटर ऊपर, पोस्टीरियर को रखना है जॉइंट के 1 सेंटीमीटर नीचे। एंटीरियर को प्यूबिस के 1 सेंटीमीटर ऊपर, पोस्टीरियर को 1 सेंटीमीटर नीचे, और फिर करना है रोटेशन। सिर्फ इतना, दोनों शोल्डर को ऊपर नीचे करके रोटेट करना। मेथड कौन सा? लोवेस्ट मेथड। किसके लिए? शोल्डर के लिए। तो यहां पे वजाइनल ब्रीच के अंदर जो 3 आपको बताए जा रहे हैं वो इससे फॉलो करवा रहे हैं। हेड बर्न मार्शल, लोवेस्ट मैन्यूवर, पिन्नार्ड प्रोसेस, और इस तरह इंट्रानेटल मैनेजमेंट या डिलीवरी प्लानिंग भी होती है। माल प्रेजेंटेशन कैटेगरी में फर्स्ट माल प्रेजेंटेशन अपन ने पढ़ा है ब्रीच, और भी रिमेनिंग है जिनके नाम शोल्डर कोड हैं जो नेक्स्ट लेक्चर में लिए जाएंगे। आज के पूरे लेक्चर में अपन ने किन किन एबनॉर्मल कैटेगरी को इंक्लूड किया? तो नंबर 1 अपने पास अवेलेबल था प्रीटर्म बर्थ। वहां सवाल था प्रीटर्म की रेंज से, ये कैरेक्टर। अगला सवाल मोस्ट कॉमन कॉज से, कोरियो एमनियोनाइटिस। अगला सवाल ड्रग ऑफ चॉइस के 2 ऑप्शन से, जनरली और मैनेज के लिए। फर्दर कंडीशन देखिए, रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, पूरी की पूरी एक टेबल है रिलेटेड टर्मिनोलॉजी की। एटियोलॉजी और डायग्नोसिस से सवाल बनता है। यहां कंफर्मेटरी 4 बैक टू बैक क्वेश्चन, प्रायोरिटी इंटरवेंशन, जनरल इंटरवेंशन, डेफिनेटिव और कॉन्ट्रा इंडिकेट इंटरवेंशन। फोकस किया माल प्रेजेंटेशन पे। शुरुआत के 2 सवाल, मोस्ट कॉमन कौन सा? ब्रीच, उसका भी कारण प्रीमैच्योरिटी। टाइप्स पे आ गए सीधे अपन। वहां पे टाइप्स में हर किसी में डिफरेंस है, फ्लेक्शन एक्सटेंशन के बेस पे, मल्टीपैरा प्राइमीपैरा के बेस पे। कंप्लीट में बटक्स सोल दोनों, फ्रैंक में केवल बटक्स, फुटलिंग में केवल सोल। इस बेस पे कर सकते हैं डायग्नोसिस। मैनेजमेंट करने गए पहले प्रेगनेंसी में, कहलाया एंटीनेटल, करने वाला एक ही काम वर्जन। इंट्रानेटल में डिसाइड करी डिलीवरी, और डिलीवरी डिसाइड हुई अपने पास 3 तरीकों से। किस्मत वालों की हो जाए स्पॉन्टेनियस, मुश्किल भरी हो जाए एक्सट्रैक्शन, और मोस्ट कॉमन हो जाए असिस्टेड। 3 मेथड अपने पास, हेड को निकालने के लिए बर्न मार्शल, बटक्स को निकालने के लिए पिन्नार्ड, और शोल्डर को निकालने के लिए लोवेस्ट। तो ये सारे कंटेंट आज के लेक्चर के, जहां बहुत सारी स्मॉल स्मॉल कंडीशन और बहुत सारे स्मॉल स्मॉल एमसीक्यू। सेशन जारी रहेगा कल की सुबह भी, बची हुई और रिमेनिंग एबनॉर्मल लेबर की कंडीशंस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।